को मानना होगा ट्रंप का मंसूबा वरना जंग भड़केगी। हमास ने भी किया ऐलान, ट्रंप के मंसूबे पर मशवरे जारी, फैसला जल्द। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की आखिरी कश्ती अब भी गजा की तरफ कर रही सफर। पूरे यूरोप की सड़कों पर दिखा गुस्सा, हजारों लोगों ने गजा और फ्लोटिला के हक में मुजाहरे किए। अमेरिका का अल्टीमेटम, हुथीज को ईंधन भेजने वाले जहाजों पर लगेगी पाबंदी, हमले की भी धमकी। और ईरान में आया जलजला तो लेबनानी फोर्स को हिजबुल्लाह के खिलाफ अमेरिका से मिले सैकड़ों मिलियन डॉलर। करते हैं शुरुआत इस शो की। मिस्र का ऐलान है कि हमास को ट्रंप का मंसूबा मानना होगा वरना जंग और ज्यादा भड़क जाएगी। डिटेल समझिए इस खबर की। मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर बद्र अब्दुल अत्ती ने पेरिस में यह बयान देते हुए कहा कि मिस्र, तुर्की और कतर मिलकर हमास को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पेश किया गया गजा अमन मंसूबा मानने पर राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमास ने इनकार किया तो जंग का शोला और भड़क सकता है। उनके अल्फाज थे कि हमास को असलहा डालना होगा वरना इसराइल को कत्लो गारत का और ज्यादा बहाना मिलता रहेगा। अब्दुल अत्ती ने कहा कि अब हालात 7 अक्टूबर से भी आगे निकल चुके हैं। ये रोजाना का पागलपन, मासूमों का कत्लेआम अब किसी बहाने की गुंजाइश नहीं छोड़ता, लिहाजा इसे समझना होगा। दोस्तों, हमारा सवाल तो यह है कि क्या हमास के हथियार छोड़ देने से अमन आ जाएगा या ये भी एक नया बहाना बनेगा इसराइल के लिए अपनी जंग को जारी रखने का। हमास ने भी ऐलान किया है कि ट्रंप के मंसूबे पर मशवरे जारी हैं, फैसला जल्द होगा। हमास के सियासी दफ्तर के रुकन मेंबर मोहम्मद नज्जाल ने ये कहा है कि मुजाहिदीन की नुमाइंदगी करते हुए उनका हक है कि वो हर उस शर्त पर एतराज उठाएं जो फलस्तीनियों को नुकसान पहुंचाती हो। नज्जाल का कहना है कि उन्हें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा पीर की शाम को मिला और उसके दूसरे ही दिन हमास ने अंदरूनी और बाहरी मशवरे शुरू कर दिए। नज्जाल के मुताबिक हमास बहुत जल्द अपने फैसले का ऐलान करेगा, मगर हमारी रहनुमाई का असल उसूल यही है। उन्होंने कहा कि जंग रुके। हमारी रहनुमाई का असल उसूल और मकसद यही है कि जंग रुके और इसराइली कत्लेआम थमे। नज्जाल ने कहा कि कोई भी समझौता जो फलस्तीनियों के हुकूक को कुर्बान करे वो काबिल कबूल नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया कि हमास लगातार डेलीगेशन अरब और मुस्लिम ममालिक से राब्ते में है और सच्चे जज्बे के साथ एक जंगबंदी मुआहदा हासिल करने की लगातार कोशिश कर रहा है। इसी जमीन से जुड़ा व्हाइट हाउस का भी बयान सुन लीजिए। हमास के लिए ट्रंप तय करेंगे आखिरी मोहलत, ये कहा गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस 20 पॉइंट वाले दस्तावेज को गजा जंग रोकने का नक्शा करार दिया है उस पर अब फैसला आखिर की घड़ी करीब आ रही है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ये रेड लाइन सदर ट्रंप ही खींचेंगे कि हमास को कब तक की मोहलत मिलती है जवाब देने के लिए और मुआहदा मानने के लिए। मगर वो कहती हैं, मगर वो हमें पूरा इत्मीनान है कि सदर ट्रंप ये फैसला जल्द करेंगे। ये एक मुकम्मल और तफसीली प्लान है जिसे पूरी दुनिया सराह रही है। याद रहे दोस्तों, ट्रंप ने मंगल को कहा था कि हमास को 3 से 4 दिन में जवाब देना होगा, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर हमास अपने मशवरे को लंबा करे तो क्या अमेरिका वाकई इस मोहलत को लागू करेगा या फिर ये भी महज दबाव बनाने की एक चाल है। अपना सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप की ये रेड लाइन हकीकत में कोई हद तय करेगी या फिर हमास और इसराइल के दरमियान खून और मलबे के बीच ये लाइन भी धुंधली हो जाएगी। आखिरी कश्ती अब भी गजा की तरफ जारी है, वो सफर जारी है, इसराइल की धमकी बाकी है। गजा की नाकेबंदी तोड़ने निकली ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की तमाम 42 कश्तियों को इसराइली नेवी ने रास्ते में रोक लिया। 450 एक्टिविस्ट गिरफ्तार कर लिए कल से लेकर अब तक, मगर एक मदद का जहाज अब भी समंदर में बाकी है, वो अब भी गजा की जानिब जा रहा है। ट्रैकिंग डेटा और लाइव स्ट्रीम से मालूम हुआ है कि मैरिनेट नाम का जहाज जो इंजन की खराबी के सबब पीछे रह गया था अब भी गजा की सिमत बढ़ रहा है। स्मूथ फ्लोटिला की जानिब से बताया गया है कि ये जहाज इस वक्त गजा से तकरीबन 80 नॉटिकल मील दूर है। मैं कश्ती कहूं या जहाज, आप समझ लीजिएगा कि बात मदद के काफिले की है। इस्राएली फॉरेन मिनिस्ट्री ने खुली धमकी दी है कि अगर ये कश्ती, ये जहाज भी गजा के करीब आई तो इसे रोका जाएगा और किसी सूरत में नाकेबंदी तोड़ने नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर ये अंदर चले गए तो गजा की हकीकत दुनिया के सामने आ जाएगी। दोस्तों, फ्लोटिला के ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि दुनिया ने देख लिया कि जब सिविलियंस, जब आम लोग
किसी नाकेबंदी को चैलेंज करते हैं तो उन्हें किस तरह अगवा किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद मैरिनेट जहाज अब भी तैर रहा है, गजा की तरफ बढ़ रहा है। अपना सवाल यह है कि क्या समंदर की यह आखिरी जद्दोजहद गजा की बंद सलाखों को तोड़ पाएगी, या फिर ये जहाज भी मलबे गिरफ्तारी और खामोशी के हिस्से में आ जाएगा। ये जो तस्वीरें इस खबर में आपने देखी, ये उसी मैरिनेट जहाज की हैं, नाइट विजन मोड में ली हुई, सीसीटीवी कैमरे से ली हुई, जो इस वक्त अब भी गजा की तरफ बढ़ रहा है। और हाँ, आपको होशियार कर दूं, कल रात से लोग मुझसे कह रहे हैं एक जहाज गजा पहुंच गया। नहीं पहुंचा बाबू। ये हमारे और आपके जैसे नाम वाले लोग सिर्फ आपको वो झूठ दिखाकर, मैंने फेसबुक पर देखा था वो वीडियो, वो झूठ दिखाकर जो आप देखना चाहते हैं वो लाइक शेयर बटोरते हैं। मेरा काम वो नहीं है, भले कुछ ना मिले लाइक्स और शेयर और व्यूज, झूठ नहीं दिखाऊंगा। कोई जहाज, कोई कश्ती गजा नहीं पहुंची अब तक, जब तक मैं खबर पढ़ रहा हूं। इसके बाद पहुंच जाए तो बहुत अलग बात है। वो झूठे वीडियो हैं, देखिए उन्हें सही से। क्या उनमें कोई कश्ती दिख रही है? लोग जश्न मना रहे हैं समंदर के किनारे। कुछ नहीं था सर। क्या इतनी आजादी से गजा के लोग समंदर के किनारे आ सकते हैं? उस वीडियो में मैंने हजारों लोगों को देखा, नहीं आ सकते। इजरायली नेवी कल साहिल पे गोलियां चला रही थी। आपको क्या लगता है वो सिर्फ जहाजों को पकड़ने निकली? वो गजा के लोगों को समंदर के किनारे नहीं आने देंगे। ये आपके और हमारे जैसे लोग, ये आपकी जज्बाती रग पर उंगली रख रहे हैं, हाथ रख रहे हैं, फायदा कमा रहे हैं और गजा के लोगों के जख्मों पर नमक रगड़ रहे हैं झूठ दिखा के। होशियार रहिए। मुझसे सवाल करने से पहले खुद परख लिया करें, सच किया कीजिए। मुझे ना बताए कि वो वहां पहुंच गए, आपको तो पता नहीं मेरे भाई, और वो झूठ आपको मुबारक। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इजरायली एक्शन के खिलाफ यूरोप की सड़कों पर गुस्से का इजहार देखने को मिला। हर शहर में हजारों लोगों ने गजा की हिमायत में परचम लहराए, नाराए हक बुलंद किया। गजा की तरफ रवाना हुए ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर कल इजरायली नेवी के धावे के खिलाफ फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और ग्रीस में सड़कों पर हजारों हजार लोग उतर आए। ये नजारा आपके सामने है, दो ही जगह का कम से कम। 2 अक्टूबर को गजा के समंदर के करीब इजरायली फौज ने दर्जनों कश्तियों पर, दर्जनों छोटे जहाजों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था और सैकड़ों सवारियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें यूरोप के कई मुल्कों के शहरी भी शामिल थे, जो गजा की तरफ मदद का सामान और इंसानियत का पैगाम लेकर जा रहे थे। कल रात पेरिस में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। प्लास द ला रिपब्लिक में हजारों लोगों ने फलस्तीनी परचम लहराए, नारे बुलंद किए, जिनमें आवाजें गूंजी, इसराइल बाहर निकलो, फलस्तीन तुम्हारा नहीं, फलस्तीन जिंदाबाद। ब्रुसेल्स में वजारत खारजा के सामने इजलास हुआ, फिर यूरोपीय पार्लियामेंट की जानिब मार्च हुआ, नारे गूंजे और नारों में गूंजा फ्री फलस्तीन, गजा को आज़ादी दो। स्पेन के 24 बड़े शहरों में भी काफिले निकले। सिविल सोसाइटी और लेफ्ट पार्टीज की पेशकदमी हुई। वहां हुए मुजाहिरों का मुतालबा था गिरफ्तार हुए एक्टिविस्ट को फौरन रिहा किया जाए, जो इसराइल ने गिरफ्तार किए हैं, जो काफिले में शामिल थे। और मुतालबा था कि यूरोपीय हुकूमतें इसराइली नाकेबंदी के खिलाफ खुलकर पोजीशन लें और गजा को इंसानी मदद पहुंचाने के लिए नए रास्ते खोले जाएं। ये भी मुतालबा था। सवाल ये है अपना कि क्या यूरोप की ये गूंज इसराइल की सख्ती को चैलेंज कर पाएगी, या फिर ये सड़कों की सदा समंदर की लहरों की तरह टकरा कर खामोश हो जाएगी। सदा तो बुलंद है, कोई कुछ तो कर रहा है बिना एजेंडा और प्रोपेगेंडा के। सोचिए, जो लोग कहते होंगे कि हम गजा के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लोग भी जा सकते थे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। फौजें भी तो जा सकती थी जो गजा के लिए लड़ना चाहती हैं। अगर ये आम लोग उस समंदर में जा सकते हैं गजा के करीब तक, कोई नहीं जा रहा। ये लड़ाई फलस्तीनियों की है, फलस्तीनियों की है। अमेरिका का अल्टीमेटम सुन लीजिए। कहा है कि यमन के हुथीस को ईंधन यानी कि फ्यूल भेजने वाले जहाज़ों पर पाबंदी लगेगी। यमन में अमेरिकी एम्बेसी ने ऐलान किया है कि 4 अप्रैल 2025 के बाद से अगर किसी जहाज़ ने यमन के हुथीस को रिफाइंड फ्यूल पहुंचाया है तो उस जहाज़ पर सख्त पाबंदियां लगेंगी, उसकी कंपनी पर। और यही नहीं बल्कि उन जहाज़ों के क्रू मेंबर्स को भी हमले या गिरफ्तारी का खतरा रहेगा, यानी उन पर हमला भी हो सकता है। अमेरिका की इस वार्निंग के जवाब में हुथीस ने साफ कहा कि ये तेल एक्सपोर्ट बैन जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि अमेरिका की लगाई गई नाकेबंदी का हिस्सा है। हमारी पॉलिसी साफ है, उन्होंने कहा कि जैसा जुल्म होगा वैसा ही जवाब मिलेगा।
हुतीज ने वार्निंग दी कि अगर दुनिया खामोश रही तो जहां कहीं जंगल का कानून चलेगा वहां पूरी दुनिया एक जंग का मैदान बन सकती है। हुतीज का मुतालबा है कि इंसाफी और मुनसिफाना निज़ाम दुनिया कायम हो जो कौमों की इज्जत की हिफाजत करे और सबके लिए अमन और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। हाँ, एक इल्तिजा है, बहुत से लोगों को उर्दू समझ नहीं आ रही, तो मुझे लगता है कि कुछ अब हिंदी में, ज़्यादा हिंदी में लाया जाए, क्योंकि हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स हिंदी स्पीकर्स हैं, हिंदुस्तान से हैं। तो हिंदी में थोड़े बुलेटिन बनाए जाएं ताकि आसान रहे आपके लिए और ज़्यादा व्यूअर्स तक पहुँचे, क्योंकि बात यह है कि इतनी मेहनत के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे और उन्हें समझ आए, वो बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी में बुलेटिन बनाना शुरू करें, उर्दू से थोड़ी बहुत आपको भी कुछ ना कुछ। हालांकि मेरी कोशिश थी कि एक ज़ुबान जो हिंदुस्तान की है उसे ज़िंदा रखा जाए, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसकी हिफाजत की जाए और लोगों तक पहुँचाई जाए ताकि हमारी नई नस्ल कहीं इस ज़ुबान से महरूम ना रह जाए। लेकिन फिर वही बात है कि लोगों तक बात पहुँचनी ज़रूरी है, तो हिंदी में बनाए क्या, बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर पिछली एक और ख़बर से जुड़ी हुई है। वो जो ग्लोबल समूद फ्लोटिला के खिलाफ जो यूरोप में गुस्सा भड़का, उसको लेकर इसराइली अखबार क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। द टाइम्स ऑफ इसराइल ने आज लिखा कल रात कि शॉप्स रेस्टोरेंट्स वेंटिलाइज्ड इन मैनी सिटीज टू प्रोटेस्ट इसराइल्स फ्लोटिला इंटरसेप्शन। ये जो इसराइल ने फ्लोटिला रोका है, जहाज़ों का काफिला रोका है, उसकी वजह से जो गुस्सा भड़का और जो जुलूस निकले, उसमें कई दुकानों और रेस्टोरेंट्स में तोड़ फोड़ की गई है, ये बता रहे हैं। और तुर्की ने इसे और हमास ने इसे इसराइल का टेररिज्म बताया। ये सब इस हेडलाइन में और इसकी खबर में लिखा है। गजा के हालात ये हैं कि अगस्त के महीने की शुरुआत से नॉर्थ गजा से 4,17,000 लोगों को बेघर कर दिया गया। नॉर्थ गजा से अकेले 20 लाख की आबादी में से। और कहा गया है कि बहुत बुरे हालात में जब वो साउथ की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ इतना ओवर क्राउडेड है, वहाँ इतनी भीड़ है कि अपनी टेंट लगाने तक की लोगों को वहाँ पर जगह नहीं मिल रही है। हमास ने कल यौम किप्पुर, एक त्यौहार होता है, बड़ा होता है इसराइलियों का, यहूदियों का, उस मौके पर 5 रॉकेट दागे हैं हमास ने, कहा गया द टाइम्स ऑफ इसराइल की तरफ से। और अशदोद जो इलाका है गजा की सरहद से लगा हुआ, कब्जे वाला अशदोद में सायरन बजे, लेकिन ये कहा गया कि इससे कुछ नहीं हुआ। हमने कुछ को जो है 4 प्रोजेक्टाइल जो थे, 4 रॉकेट हमने इंटरसेप्ट कर लिया, आईडीएफ बोली, और एक खुली जगह पर गिरा, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई इंजरी नहीं हुई। ये इसराइल का आईडीएफ का, द टाइम्स ऑफ इसराइल का दावा है। ईरान की खबर पर आते हैं। ईरान ऑफेंसिव पावर 10 टाइम्स मोर देन 12 डेज। अब वही ईरान की तरफ से बयानात चलने लगे हैं, ईरान की तरफ से जो है वो अल्टीमेटम दिए जाने लगे हैं कि अब हमारी पावर जो है वो 12 दिन की जो जून की जंग थी उससे 10 गुना ज़्यादा हो गई हमारी पावर, लिहाजा हम पर कोई हमला करे तो सोच समझ के करे कि जवाब अब 10 गुना ज़्यादा मिलेगा, उतना ही नहीं मिलेगा जितना 12 दिन की जंग में जून में मिला था। ईरान से एक और ख़बर आई है कि वहाँ पर रात जो है वो ज़लज़ला आया है और ये 3 अक्टूबर की ही खबर है। 5.3 रिक्टर स्केल पर जो थी इसकी शिद्दत थी। 5.3 कहीं कहीं के लिए बहुत ज़्यादा होता है, कहीं के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इसकी जो डेप्थ थी इस अर्थक्वेक की वो 10 किलोमीटर नीचे ही थी। और कुछ इलाके जो हैं, ख़ास तौर से तेहरान और कोम जो 2 इलाके हैं, और इस्फहान नॉर्थ, वो जो हैं वो थोड़े से दहले, वहाँ पर थोड़ी सी हरकत हुई ज़मीन में। लेकिन ईरान में ज़लज़ले आते रहते हैं, हर बार ईरान में कभी ज़लज़ला आता है तो न्यूक्लियर टेस्ट से उसे जोड़ दिया जाता है। इस हिसाब से देखें तो अक्टूबर 2023 के बाद से कम ईरान में 24 बार तो न्यूक्लियर बम का टेस्ट हो चुका होगा। क्या करें, लोग इसी तरीके से अपना सामान बेचते हैं। खैर, बढ़ते हैं आगे। अमेरिका ने $200 मिलियन अप्रूव किए हैं लेबनानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हिजबुल्लाह के डिसआर्ममेंट पुश के माहौल के दौरान। हिजबुल्लाह को निहत्था करना है, उसके हथियार छीनने हैं, इसलिए छीनने वालों को तो मजबूत करना पड़ेगा, इसलिए लेबनानी फोर्सेस को मजबूत किया जा रहा है। और अमेरिका कह रहा है कि लेबनानी हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनानी आर्मी लेबनानी के खिलाफ लड़े और ये लोग मजबूती के पैसे हमसे लो। तो द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अप्रूव्ड क्लोज टू $250 मिलियन फंड फॉर द लेबनीज आर्म फोर्सेज, IAF के लिए और ISF दोनों के लिए मिलाकर जो है इन्होंने $250 मिलियन का फंड एलोकेट किया है अमेरिका ने। ये खबर आई है ताकि हिजबुल्लाह के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर उसके हथियार छीन सके। 3 लोग सीरिया में मारे गए हैं और तीनों के तीनों क्रिश्चियन हैं और ये क्रिश्चियन मेजॉरिटी एरिया था
جہاں پر سیکٹیرین کلیشز ہو رہے ہیں، مطلب یوں سمجھیے کہ مذہبی دنگے ٹائپ کے، مذہبی ٹینشن ٹائپ کی ہے، اور کچھ الیکشن کنٹروورسی بھی ہے، وہاں پر اس علاقے میں کرسچنز کے اوپر کھلے عام گولی چلائی گئی. بائک سے آئے 2-3 لوگ، انہوں نے کئی لوگوں کو زخمی کیا اور 3 لوگ اس گولی باری میں مارے گئے. اس کی وجہ سے وہاں پر ٹینشن ہے. اور وادی النصارہ ہے، ہومز ویسٹ مغربی ہومز صوبے میں آتا ہے، یہ سینٹرل سیریا میں، وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے. تو یہ سب وہاں چل رہا ہے. موروکو میں ہم نے آپ کو کل بتایا تھا جین زیڈ کا جو ہے پروٹیسٹ چل رہا تھا، ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر میں کچھ بدلاؤ کو لے کر، کچھ ڈیولپمنٹس کی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے اپنی حکومت سے، اپنے کنگ سے، اور وہ پروٹیسٹ چل رہا تھا. تو اس میں جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی وہی نیپال اور باقی لداخ والی طرز پر جا رہا ہے، خاص طور سے نیپال اور بنگلہ دیش والی، اور وہاں بھی 3 لوگ مارے گئے ہیں. اور اب جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم ریفارمز لائیں گے، کچھ امینڈمنٹس کریں گے، کچھ بہتری کریں گے، کچھ سہولت دیں گے، لیکن آپ لوگ خاموشی سے بیٹھیں اور اس طریقے کے پروٹیسٹ نہ کریں. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.